स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हम न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मोड ऑफ फूड देख चुके हैं, डाइजेशन किस तरह से हो रहा है ह्यूमन में वो हम देख रहे थे। उसमें हमने जो है डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन। हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर मतलब चौड़ी होती है पर छोटी होती है। हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो थी वो लगभग कितनी थी? 7.5 मीटर, बट ये जो है लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, तो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ ज़रूरी सॉल्ट को जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाए हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम जो कौन करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine. The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces. अब ये जो बचा हुआ उसके बाद वेस्ट मटेरियल रहता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो कहाँ भेज दिया जाता है? रेक्टम में। इट इज़ द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ भेज दिया जाता है। और ये जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेमी सॉलिड फीसेज में। द फीकल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड ईजेशन। अब बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से एनस के थ्रू, मतलब कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस जो थी वो ईजेशन कहलाती है। हमने देखा था इंजेशन से स्टार्ट हुई थी डाइजेशन की प्रोसेस और ईजेशन पे आके कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेशन है वो इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है आज। अब स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है? हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? आपने कभी देखा होगा कि जो गाय, बफेलो वगैरह होते हैं वो बैठे बैठे क्या करते हैं? कंटिन्यू चबाते रहते हैं, है ना, च्यूइंग करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? एक्चुअली दे क्विकली स्वेल द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट स्टमक कॉल्ड द रूमेन। ये क्या करते हैं? दरअसल तुरंत उससे निगल जाते हैं और ये कहाँ पहुँचा देते हैं? स्टमक में। स्टमक का जो पार्ट ह्यूमन है वहाँ पहुँचा देते हैं। वहाँ जाकर क्या होता है? हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड। अब वहाँ पर जाकर फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ डाइजेशन होता है और वो जो कहलाता है वो कट कहलाता है। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो कर्ड है वो वापस माउथ में आता है और एनिमल इसे फिर चबाता है, वापस से चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? रूमिनेशन कहलाती है। और ये जो एनिमल्स हैं ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये फूड को एक बार में पूरा डाइजेस्ट नहीं करते हैं। ये डाइजेस्ट करने के लिए एक बार पार्शियली डाइजेस्ट फूड है उसे वापस माउथ में लाके और फिर जो है इसे वापस स्टमक में भेजते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। ग्रास जो होती है ग्रास ईटिंग होती है और ये ग्रास जो होती है वो सेलुलोज रिच होती है। ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन होता ही नहीं है ना। सेलुलोज जो मेनली होते हैं वो जैसे मान लीजिए सैलेड जितना भी है मेनली, है ना, कैरेट है, रेडिश है ना, इन सब में मेनली सेलुलोज होता है। तो ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये ग्रास ईटिंग जो होते हैं ये सेलुलोज लेते हैं मेनली अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन
हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इनके क्या रहते हैं, जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं र्यूमेन में, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए पहले फूड कहाँ जाता है, ह्यूमन में, क्योंकि डायरेक्ट यदि जाएगा तो वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और ह्यूमन में ये जो बैक्टीरिया हैं जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे एनिमल्स जिसमें ह्यूमन भी है जो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारे एनिमल्स जैसे हॉर्स, रैबिट वगैरह, इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोला जाता है, सीकम। क्या बोला जाता है, सीकम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब वो ट्यूब थी जिसके थ्रू फूड अंदर जा रहा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स। सेलुलोज जो है जो डाइजेस्ट होता है वो किससे होता है, उस बैक्टीरिया से जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने अभी क्या देखा, एनिमल्स के बारे में देखा, किस तरह से उनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और किस तरह से उनमें डाइजेशन होता है। बट ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी क्या है, उनमें डाइजेशन होता है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जिनमें डाइजेशन तो होता है, बट इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो फिर किस तरह से डाइजेशन होता है उनमें, तो इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं अमीबा। अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, एक सेल ओनली प्रेजेंट, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है ना। और ये जो है मेनली कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में, है ना, वहाँ मिलता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। वैसे जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन नहीं होता, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता रहता है, और इसके थ्रू जो है अमीबा अपनी सारी जितनी भी प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है, लाइक लोकोमोशन, डाइजेशन के लिए, या फूड एनगल्फ करना, या फूड को कैप्चर करना। तो ये जो सब होता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण ही होता है। तो यहाँ पर अमीबा में क्या होता है, ये देखिए आपको डेंस न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये सेंटर में, है ना, और बहुत सारे ये छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड पोजीशन। अमीबा मैंने अभी बताया आपको कंटिन्यू अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है, इसमें ये देखो, ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन बाहर निकल आए हैं, ये जो है इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है बाहर निकल आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, सूडोपोडिया। और फॉल्स फूड, फॉल्स फूड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हेल्प इन द मूवमेंट बट दे आर नॉट एक्चुअल फिट। हमारे फिट क्या है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट इनके ये क्या होते हैं, एक्चुअल या परमानेंट नहीं होते हैं। ये तो क्या है, जैसा मूवमेंट होता है वैसे बनते और चेंज होते रहते हैं, तो इसी के थ्रू ये जो है मूवमेंट होता है ना। और ये जो फूड कैप्चर करता है वो इसी सूडोपोडिया के थ्रू, ये देखिए सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ और ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ गया। ये अंदर जो है ये फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फूड वैक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये फूड जो है इनके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर से निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये देखिए, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया। जैसे इसे पता लगता है कि फूड आ गया, माइक्रोस्कोपिक है, तो ऑब्वियस बात है ये और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, इससे छोटे ऑर्गेनिज्म पे ही फीड करेगा। तो जैसे इसे पता लगता है फूड आसपास है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है उसके आसपास। जैसे ये सूडोपोडिया इसने इस तरह से बना लिया और इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये फूड आ जाएगा, और ये फूड को क्या करेगा, एनगल्फ ले लेगा। उसके बाद द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और जो फूड है वो कहाँ ट्रैप्ड हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहाँ सीक्रेट होंगे, फूड वैक्यूल के अंदर, है ना। फूड के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सीक्रेट होंगे।
दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, और वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपलर मतलब छोटे और स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके, और इस तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको पता है फूड यदि डाइजेस्ट होगा तो वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, maintenance and multiplication. The undigested residue of food is expelled out by the vacuoles. अब जो फूड लेते हैं हम, पता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस मतलब हमें कहीं चोट लग गई है तो वो ठीक हो जाती है ना, तो इस तरह से बॉडी में मेंटेनेंस कंटिन्यू चलता रहता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, एक सेल पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक होती है, तो वो डेथ हो उसके पहले नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब जो होता है वो फूड के थ्रू न्यूट्रिशन जो मिलता है उसी से होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। देखिए बेसिक जो है वो तो सेम है, हर में क्या होगा, फूड पहले अंदर जाएगा, फिर डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, ईजेशन होगा, है ना, मतलब कि क्या होता है, इंजेशन हुआ, फूड अंदर गया, उसके बाद डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, जो एनर्जी है वो फूड मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब हुए, देन एसिमिलेशन मतलब उसका इस तरह से यूज़ हुआ, और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर, ईजेशन। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो सारे एनिमल्स में सेम होती है। सारे एनिमल्स जो हैं फूड क्यों लेते हैं, फॉर द एनर्जी के लिए। तो इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हमने विलाई में देखा था, ब्लड कैपिलरीज थी, उन्होंने एब्जॉर्ब किया था, है ना, तो फूड को ब्लड में। तो अब वो जो ब्लड है वो डिफरेंट सेल तक कैसे पहुंचेगा और किस तरह से एब्जॉर्प्शन होके और किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।